किंतु गंगाधर को 999 संभाव में बोलने का अनुभव था और सबसे उग्र पुणे के लोगों की भीड़ का भी सामना किया था। वो बोलते चले गए। शीघ्र वे टमाटरों, अंडों और अन्य चीजों के निशाने पर आ गए, किंतु इस अपवित्र अपमान को ठीक करने के लिए वे बहुत बहादुरी से सामना करते रहे। अंततः श्रोतागणों ने उसे शारीरिक रूप से वहां से हटा देने के लिए मंच के पास भीड़ लगा दी और भीड़ में गंगाधर का कोई पता भी नहीं चला। राजेंद्र, मुझे बस यही कहना है। मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि सुबह मुझे आजाद मैदान में पाया गया था, किंतु मैं उस दुनिया में लौट आया हूँ जिससे मैं परिचित हूँ। अब जब मैं यहाँ पर अनुपस्थित था तो मैंने 2 दिन कहाँ पर बिताए? राजेंद्र इस व्याख्यान से अवाक रह गया। इसका उत्तर देने में उसे कुछ समय लगा। प्रोफेसर, आपकी उस ट्रक से टक्कर लग जाने से पहले आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। मैं उस विनाश की थ्योरी पर सोच रहा था और इतिहास पर इसके क्या परिणाम होंगे। ठीक, मैं भी यही सोच रहा था। राजेंद्र मुस्कुराया। यूं खुश होते हुए मत मुस्कुराओ। यदि आप ये सोच रहे हो कि मेरा दिमाग पैंतरे चला रहा था या कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा था, तो इसको जरा देखो। और जीत के अंडज में प्रोफेसर गायटुंडे ने प्रमाण का अहम टुकड़ा निकाला। किताब से फाड़ा गया एक पेज। राजेंद्र ने उस मुद्रित पेज पर लिखी सामग्री को पढ़ा और उनका चेहरा बदलता चला गया। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसका स्थान एक गंभीर अभिव्यक्ति ने ले लिया था। स्पष्टतया वे द्रवित हो गए थे। गंगाधर पंत ने इसका लाभ उठाया। मैंने भूल से बाखर को अपनी जेब में रख लिया था जब मैं पुस्तकालय से निकल रहा था। जब मैं खाने के पैसे चुका रहा था तो मुझे भूल का एहसास हुआ। मेरा इरादा इसे अगली सुबह आकर लौटा देने का था, किंतु ऐसा लगता है कि आजाद मैदान की उस भगदड़ में वो किताब कहीं खो गई। सिर्फ ये फटा हुआ पेज ही बचा है और सौभाग्यवश मेरे लिए ये पेज अहम सबूत रखता है। राजेंद्र ने फिर से पेज पढ़ा। इसमें बतलाया गया था कि किस प्रकार विश्वासराव गोली से बाल बाल बच गए थे और इस घटना ने, जिसे मराठा सेना ने एक शुभ लक्षण के तौर पर लिया था, तूफान, लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया। अब इसे देखो। गंगाधर पंत ने भावसाहेब बंची बखर को अपनी एक प्रति निकालते हुए और संबंधित पेज निकालते हुए कहा। विवरण इस प्रकार दिया गया था। और फिर विश्वासराव ने अपने घोड़े को उस भगदड़ में घुसा दिया जहां वो विशिष्ट सेना लड़ रही थी और उसने उन पर आक्रमण बोल दिया और भगवान ने अपनी नाराजगी प्रकट की। उसे एक गोली जा लगी। प्रोफेसर गायटुंडे, आपने मुझे सोचने के लिए विचार दे दिया। जब तक ये कागजी सबूत मुझे नहीं मिले थे मैंने आपके अनुभव को मात्र काल्पनिक माना था, किंतु तथ्य इन कल्पनाओं से कहाँ अधिक विचित्र हो सकते हैं, जैसे अब मैं महसूस करने लगा हूँ। तथ्य क्या है ये जानने के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ। प्रोफेसर गायटुंडे बोला। राजेंद्र ने उसे खामोश हो जाने के लिए संकेत किया और कमरे में चहलकदमी करने लग गया। यकीनन वो काफी मानसिक दबाव में था। अंततः वह मुड़ा और कहने लगा, प्रोफेसर गायटुंडे, मैं आपके अनुभव को आज तक ज्ञात 2 वैज्ञानिक थ्योरियों के आधार पर तर्क में उतारने की कोशिश करूंगा। तथ्यों के आधार पर मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं, वो तो आप ही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप सचमुच एक शानदार अनुभव से गुजरे हो या यथार्थ में एक विनाशकारी अनुभव से। राजेंद्र, कृपया अपनी बात जारी रखें। मैं बहुत ध्यान से आपकी बातें सुन रहा हूँ, प्रोफेसर गायटुंडे ने उत्तर दिया। जब वह बातचीत कर रहा था तो राजेंद्र ने चहलकदमी करना जारी रखा। उस संगोष्ठी में आपने विनाश के सिद्धांत के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा। आओ हम इसे पानीपत के युद्ध पर अमल में लाएं। खुले मैदानों में आमने सामने हुए ऐसे युद्धों ने इस सिद्धांत के शानदार उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पानीपत के मैदान पर मराठा सेना अब्दाली की सेनाओं का सामना कर रही थी। अब्दाली की सेनाओं और विरोधी शक्तियों में ज्यादा अंतर नहीं था। उनका असलाह, टैंक, बारूद इत्यादि बराबर का था। अतः सेनाओं के नेतृत्व और मनोबल पर बहुत कुछ निर्भर था। पेशवा का पुत्र और उत्तराधिकारी जिस मौके पर मारा गया वो एक मोड़ ला देने वाला बिंदु सिद्ध हुआ। जैसा इतिहास बतलाता है, उसका चाचा भावसाहेब उस भगदड़ में घुस गया और वो फिर कभी नजर नहीं आया। वो लड़ाई में मारा गया या बच गया ज्ञात नहीं है, किंतु उस विशिष्ट समय सेनाओं के लिए अपने अग्रणियों को खो देने का आघात भारी था। उनका मनोबल और युद्ध करने की शक्ति जाती रही। उसके बाद उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। प्रोफेसर बिल्कुल सही कहा, और जो उस फाड़े गए पृष्ठ पर आपने मुझे दिखलाया है वो युद्ध द्वारा लिया गया मार्ग है, जब गोली विश्वासराव को छूकर निकल गई थी।
एक महत्वपूर्ण घटना दूसरा रास्ता ले गई और सेनाओं पर इसका प्रभाव भी उल्टा ही पड़ा। इससे उनका मनोबल ऊपर उठ गया और उसने वो अतिरिक्त बल उन्हें प्रदान किया जिससे सारा अंतर पड़ गया। राजेंद्र ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो। इसी प्रकार के वक्तव्य वॉटरलू के युद्ध के बारे में भी दिए जाते हैं जो नेपोलियन जीत सकता था। किंतु हम एक ऐसी बिरलो दुनिया में रहते हैं जिसका इतिहास अनुपम है। यह विचार कि ऐसा हो सकता है अटकलबाजी के लिए तो सही है, मगर हकीकत के लिए नहीं, गंगाधर पंत बोले। मैं यहाँ पर आपके साथ विवाद करता हूँ। दरअसल यह मुझे अपने वाली दूसरी बात पर लेकर आता है जो आपको अजीब लगे, किंतु कृपया मेरी बात सुनिए, राजेंद्र ने कहा। राजेंद्र ने अपनी बात जारी रखी तो गंगाधर पंत बड़ी प्रत्याशा से उसकी बात सुन रहे थे। सच्चाई से हमारा क्या अभिप्राय है? हम इसे अपनी इंद्रियों के द्वारा सीधे अनुभव करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से यंत्रों के द्वारा अनुभव करते हैं। किंतु क्या हम जो देखते हैं यह उसी तक सीमित है? क्या इसके दूसरे भी प्रदर्शित रूप है? वो सच्चाई अद्वितीय नहीं भी हो, ये छोटी छोटी प्रणालियों पर, अणु और इसके साथ के कणों पर प्रयोगों में पाई गई हैं। इस प्रकार की प्रणालियों के साथ निपटते हुए भौतिकी को कुछ चौंकाने वाला मिला। इस प्रकार की प्रणालियों की निश्चित रूप से कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भले ही इन प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले सभी भौतिक नियमों का ज्ञान भी हो। उदाहरण के लिए मैं किसी स्रोत से एक इलेक्ट्रॉन को दागता हूँ तो ये कहाँ जाएगा? यदि मैं किसी बंदूक से स्पेसिफाइड टाइम किसी नियत दिशा में एक गोली दागूं और वह भी एक तब की गई गति से, तो मैं जानता हूं कि बाद वाले निर्धारित समय पर यह कहां पर जाएगी। किंतु यही बात मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में दावे से नहीं कह सकता। ये यहाँ पर, वहां पर या कहीं पर भी जा सकता है। एक दिए गए समय पर एक निर्धारित की गई स्थिति में इसके पाए जाने की अटकलें में लगा सकता हूँ। क्वांटम थ्योरी में डिटर्मिनिज्म, निर्धारण की कमी, यहाँ तक कि मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने भी इसके बारे में सुन रखा है। प्रोफेसर गाइटोंडे ने कहा, अतः दुनिया को बहुत सी तस्वीरों की कल्पना करके देखो। एक दुनिया में यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दूसरी में ये वहाँ पहुँच जाते हैं, एक और दुनिया में ये एक अलग स्थिति में पाए जाते हैं। पर्यवेक्षक को एक बार यह पता चल जाए कि ये कहाँ है तो हम जान जाते हैं कि हम कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। किंतु ये सब वैकल्पिक दुनिया ऐसी की ऐसी ही रह सकती है। राजेंद्र अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए रुक गया। लेकिन क्या इतनी सारी उन दुनियाओं के बीच कोई संपर्क भी है? प्रोफेसर गाइटोंडे ने पूछा। है भी और नहीं भी। कल्पना करके देखो, दो विश्व, दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन एक अणु के मध्य भाग न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार की नक्षत्र सूर्य के चारों ओर, गंगाधर पंत ने बीच में बात काटते हुए कहा। ठीक वैसे ही तो नहीं। हम नक्षत्र को बिल्कुल सही दिशागति को जानते हैं। बहुत सी निर्धारित स्थितियों में से इलेक्ट्रॉन किसी भी एक के चक्कर लगा रहा होता है। इन स्थितियों को दुनिया पहचानने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहली स्थिति में हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली स्थिति में हो सकता है, दूसरी स्थिति में ये कम ऊर्जा वाली स्थिति में हो सकता है।